तो दोस्तों नमस्कार, राम जय हिंद सभी साथियों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। फटाफट से साथ जुड़ेंगे और अपने हाल चाल के बारे में बताएंगे। और साथियों आज की क्लास में हम बात करेंगे भारत के जितने भी गवर्नर हुए उनके बारे में और गवर्नर जनरल के बारे में बात करने वाले हैं। तो फटाफट से साथ जुड़ेंगे, मानसिक स्थिति मिटा सब पूरा नाम सब पूरा। चलिए तो आज की क्लास में हम जो बात करेंगे वो करेंगे भारत के जितने भी गवर्नर जनरल हुए उनके बारे में, इन लोगों के द्वारा दोस्तों जितने भी काम किए जाएंगे इनके द्वारा किए गए उस काम को हम समझेंगे। और दोस्तों इनके द्वारा वो जिन चीजों में सुधार किया उनके बारे में हम समझेंगे। एक तो आपके एग्जाम में किसी क्वेश्चन आते हैं कि किस गवर्नर जनरल ने कौन सा काम किया था उनके बारे में जानेंगे। एक कुछ फैक्ट होते हैं आपके एग्जाम में, जैसे बंगाल का पहला गवर्नर या भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, या भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, या भारत का पहला वाइसराय या भारत का अंतिम वाइसराय कौन था, उनके बारे में समझेंगे। और एक मात्र ऐसे भारतीय भी भारतीय गवर्नर जनरल बनने का मौका मिला उनके बारे में भी बात करेंगे। साथियों आज हमारा टॉपिक होगा बंगाल के गवर्नर के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे। बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, एग्जाम में जरूर आपको क्वेश्चन मिलेंगे। और सबसे पहले हम बात करते हैं एक व्यक्ति का नाम रॉबर्ट क्लाइव, और यहाँ पे हमें रॉबर्ट क्लाइव के बारे में समझना होगा। इसलिए रॉबर्ट क्लाइव है, इनके द्वारा कौन कौन से काम जो यहाँ पे किए जाते हैं। रॉबर्ट क्लाइव की बात करें तो याद रखेंगे कि रॉबर्ट क्लाइव है, इन्होंने बंगाल के अंदर द्वैत शासन लॉन्च किया था। इन्होंने डायआर्की सिस्टम लॉन्च किया था। अच्छा, द्वैत शासन क्या होता है? तो वैसा कि हमने भारत के अंदर बंगाल का नाम पढ़ा था, तो इस बंगाल के नाम में हमने बात की थी डायआर्की सिस्टम की। और दोस्तों ये डायआर्की सिस्टम लेकर होता है, तो भारत के अंदर लॉन्च हुआ था 1765 में, 1765 के अंदर डायआर्की सिस्टम लॉन्च हुआ था। और दोस्तों 1772 जो है इस डायआर्की सिस्टम को या द्वैत शासन को लागू करता है। इसकी स्टार्टिंग करते हैं तो रॉबर्ट क्लाइव करते हैं। और दोस्तों इस रॉबर्ट क्लाइव की बात करूं तो इसका नाम याद रखना होगा कि सर रॉबर्ट क्लाइव जो है इसने हिला था बैटल ऑफ प्लासी। तो ऐसा क्यों आपसे पूछता है ये प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो सर वो भी रॉबर्ट क्लाइव के ही नेतृत्व में लड़ा गया था। ऐसा कि प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 के अंदर, ठीक है, जिसमें सिराजुद्दौला को हराया गया था। तो ये आप याद रखना कि इस बंगाल में जो डायआर्की सिस्टम हुआ था वो इसी समय होता है। इसके बाद अगर बात करें तो इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की दूसरी सदी 1764 कंपनी में लगा दिया। अब दोस्तों अगर बात करें तो 1764 में हमने बक्सर का युद्ध लड़ा था 1764 1764। और बक्सर जो है वो काफी है बिहार के अंदर पड़ता है। और ऐसा कि हमने बक्सर का युद्ध लड़ा था, तो इसी बक्सर के युद्ध की कहानी मैं बताऊं तो इसके अंदर हमने बात की थी कि इस युद्ध का जो रिजल्ट निकला था या इसका परिणाम निकला था वो निकला था इलाहाबाद की संधि। साथियों इलाहाबाद की संधि जो है वो हुई थी वो थी दो, और वो दो संधियां जो है वो एक हुई थी 12 अगस्त को और दूसरी हुई थी दोस्तों वो 16 अगस्त को हुई थी। तो 12 अगस्त को इलाहाबाद की पहली संधि हुई थी, तो 16 अगस्त को दूसरी संधि हुई थी। इसी इलाहाबाद की संधि के तहत जो है यहाँ पर इसको जो है शाह आलम द्वितीय को कंपनी के अंदर लाया गया। दोस्तों याद रखेंगे बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो बंगाल का अंतिम गवर्नर वायन हेस्टिंग था। लेकिन दोस्तों वायन हेस्टिंग से नहीं पूछा बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था। यहाँ से प्रश्न पूछेगा वो ये पूछेगा भारत का या बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है। तो दोस्तों इसे आगे गवर्नर से गवर्नर जनरल ना दिया तो पूछेगा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो सर वो थे वायन हेस्टिंग। तो कैसा ये बात आपको बारे में याद रखनी है। आसान सी बात है, आप याद रखना एग्जाम से रॉबर्ट क्लाइव से या आपको वायन हेस्टिंग से नहीं मिलता है। अब हम बात करेंगे कि सर यहाँ पे भारत के अंदर गवर्नर का पद दिया गया और गवर्नर के साथ यहाँ पे गवर्नर जनरल का बना दिया। दोस्तों कंपनी के जितने भी गवर्नर जनरल होंगे इनके बारे में हम बात करेंगे कि सर वो कौन से व्यक्ति थे जो गवर्नर जनरल थे। दोस्तों 1770 के अंदर आप लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं कि सर एक ऐसा बोलते हैं रेगुलेटिंग एग्जामिनेशन और इसके साथ जो है बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का बंगाल का क्या कहलाएगा तो सर इसे गवर्नर जनरल कहा जाएगा। वो कौन सा या वो कौन सा नियम था जिसके तहत गवर्नर को गवर्नर जनरल दिया गया? तो सर वो रेगुलेटिंग एक्ट था, कब आया था 1773 के अंदर दिया था। इसके बाद गवर्नर जनरल का जो कार्यकाल था वो कितने वर्ष का गया? तो सर वो 5 साल का गया। जैसे तो आज राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है, वैसे ही गवर्नर जनरल सबसे बड़ा हुआ था और इसका कार्यकाल कितना समय गया? जब वो 5 साल का गया। और दोस्तों यार ना यहाँ पे ये बात लिखी कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन थे? तो सर इस व्यक्ति का नाम था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग जो है यही भारत के और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बन जाते हैं। ये आपको याद रखना, ठीक है? याद रखना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है। तो ये भारत के पहले गवर्नर जनरल तो सर वो वॉरेन हेस्टिंग हुआ करते थे। बिल्कुल नेक्स्ट क्लास होगी मेरे भाई, उसके अंदर साउथ इंडिया पढ़ूंगा, चोल चेर और पांड्या पढ़ूंगा, राष्ट्रकूटों के बारे में पढ़ूंगा, विजयनगर के बारे में पढ़ूंगा, विजयनगर और साथ ही क्लास में आपको कंप्लीट साउथ इंडिया पढ़ाऊंगा, ठीक है? इसलिए दोस्तों जितना मैंने कहा था वो आपको करवाया जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग अब इस वॉरेन हेस्टिंग ने क्या क्या काम अपने भारत के लिए किए उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग की बात करूं तो टाइम पीरियड है वो 1785 से होता है और दोस्तों 1785 का टाइम पीरियड है वॉरेन हेस्टिंग का। वॉरेन हेस्टिंग ने 1785 में सबसे पहली बार कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा विकास करने के लिए पहली बार एक मदरसे का निर्माण कराया था। दोस्तों ये मदरसा क्या होता है? तो मुस्लिम धर्म में लोग पढ़ते हैं वैसे मदरसा होते हैं, जैसे हिंदुओं में स्कूल जाते हैं लोग वैसे ये क्या होता है? तो इनका मदरसा होता है। याद रखना सबसे पहली बार वॉरेन हेस्टिंग ने जो क्या किया है मदरसा स्थापित करने का काम किया था। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 1780 की दोस्तों बात थी और 1780 के अंदर उसी के समय में द बंगाल गजट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बताएगा सबसे पहला समाचार पत्र एक बंगाल गजट। और बंगाल गजट दोस्तों उसका प्रकाशन किसने किया था? तो आप लोग जेम्स ए हिकी। अब दोस्तों कई बार एग्जाम में मिलता है जेम्स ए हिकी, ये एक नाम होता है इसका पूरा नाम था और जेम्स ए हिकी के द्वारा सबसे पहली बार दोस्तों में द बंगाल गजट नाम की जो है न्यूज़पेपर या समाचार पत्र निकालने का काम किया। इसी समय में रेगुलेटिंग एक्ट 1770 में कलकत्ता में एक हाई कोर्ट की स्थापना। पहला काम क्या हुआ? इसने मुस्लिम शिक्षा का विकास करने के लिए मदरसा स्थापित किया। दूसरा काम क्या हुआ? तो इसने इसी समय में द बंगाल गजट जो जेम्स ए हिकी ने निकाला और तीसरा काम क्या हुआ? इसके समय में रेगुलेटिंग एक्ट जो था इसके तहत दोस्तों सबसे पहली बार कलकत्ता के अंदर एक हाई कोर्ट की स्थापना हुई। हाई कोर्ट आज भी भारत के अंदर आज हाई कोर्ट है किसके 25 है और जो हाई कोर्ट का जो आर्टिकल होता है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल होता है कौन सा होता है? 124 अब यहाँ पे 1770 के इस ट्विटर के अंदर पहली बार हाई कोर्ट की स्थापना की थी और दोस्तों इसी समय में यहाँ पे याद रखेंगे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की जाती है। यहाँ पे कुछ जो हुई थी अपने कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात 1785 में लेट होता है तो उस पर महाभियोग भी चला गया। महाभियोग होता है दोस्तों इम्पीचमेंट। आप जानते हो कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए जिस प्रक्रिया का हम लोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं? महाभियोग बोलते हैं। और दोस्तों पहले ही महाभियोग जो है इस गवर्नर के लिए चला गया था। तो ये आपको याद रखना होगा ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल था जिसके ऊपर इम्पीचमेंट किया दोस्तों महाभियोग चला गया। साथ ही आंसर करेंगे सर वॉरेन हेस्टिंग। तीन बातें दोस्तों एग्जाम में पहली बात ये है बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? उसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है सर। दूसरा प्रश्न है दोस्तों रहेगा कि द बंगाल गजट जो है किसमें निकाला गया? तो वो इंग्लिश में किसने निकाला था? जे ए हिकी या जेम्स अगस्त हिकी का पूरा नाम था। और तीसरा दोस्तों ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसके समय में हाई कोर्ट की स्थापना करके हुई? तो वो भी हमारे वॉरेन हेस्टिंग हुआ। इसी बात को एग्जाम में यहाँ से जरूर आपको क्वेश्चन मिलने वाला है, ठीक है? इसके बाद अगले व्यक्ति आएंगे इनका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब जो हम बात करेंगे इसके बारे में, इस लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में, इस लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा कौन से काम यहाँ पे किए जाएंगे? तो इसका टाइम पीरियड जो उसके बाद होता है 1785 और 1785 से लेकर 43 तक और बाद में इसका कार्यकाल जो बढ़ा दिया जाता है 1805 तक। तो इसके कार्यकाल आपको याद नहीं है जो कार्यकाल होता है टेन्योर जो है आप किसी भी नहीं पूछ सकते, बस इनके बाद काम किए पूछ लेंगे। लास्ट में आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको लास्ट में आपको फटाफट से राइट काम वही 5 से 7 नाम आपको याद रखेंगे। बात करें कि इस व्यक्ति की बात करें तो इसी समय में स्थायी बंदोबस्त 1793 में लागू हुआ था। सर ये स्थायी बंदोबस्त क्या होता है? साथियों इसे आप लोग परमानेंट सेटलमेंट है। यहाँ ये भूमि संबंधी था सबसे पहली बार लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। इसके तहत किसानों को 90% कंपनी को देना पड़ता था। स्थायी बंदोबस्त योजना से जो मसले नहीं और कॉर्नवालिस ने इसे भारत में लागू किया था। और दोस्तों कॉर्नवालिस की बात करता हूं तो कॉर्नवालिस नहीं क्या करता है? तो सर नागरिक सेवा का करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कौन सा व्यक्ति है वो नागरिक सेवा करता है? तो सर वो कॉर्नवालिस करता है। इसने कौन सी स्कीम लॉन्च की? तो इसने स्थायी बंदोबस्त योजना शुरू की। अब दोस्तों एक बात जो है नागरिक सेवा का आंसर करेंगे वो है हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस। और ये आप जो है स्थानीय शासन के जनक। एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा स्थानीय शासन के जनक और स्थानीय शासन के जनक मतलब दोस्तों है लॉर्ड रिपन। कौन है? तो सर लॉर्ड रिपन जो है वो कहलाते हैं स्थानीय शासन के जनक। तो ये दो आपके क्वेश्चन है, दोनों में कंफ्यूजन होता है तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। नागरिक सेवा पूछे कॉर्नवालिस और स्थानीय शासन पूछे लॉर्ड रिपन, ठीक है? दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों अगला आता है सर जॉन सोर और ये जो है इसके द्वारा हस्तक्षेप की नीति लगती है। हस्तक्षेप मतलब भारतीय के अंतिम मामले जो हुआ करते थे इसके बीच में किसी प्रकार की कोई भी डिटेल्स क्रिएट नहीं करेंगे, जिसको हम बोलते हैं हस्तक्षेप नीति। दोस्तों इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग छोड़ इसको। अब आया लॉर्ड वेलेस्ली, ये भी काम करते हैं दोस्तों। लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इस लॉर्ड वेलेस्ली की जब बात करते हैं तो इसके द्वारा भारत के अंदर एक संधि लाई जाती है जिसे बोलते हैं साइक्स संधि। क्या होते हैं? साइक्स संधि बोलते हैं। साइक्स संधि जैसे आप लोग इंग्लिश में क्या बोलते हो? सब्सिडी अलायंस बोलते हो। सर एक्चुअल में क्या था सब्सिडी अलायंस? इसकी बात करते हैं दोस्तों। साइक्स संधि की जब बात करता हूं यहां से दो बात करती है। एक तो भारत में सबसे पहली बार साइक्स संधि का प्रयोग किसने किया था? तो सर वो किया था फ्रांसिस्को ने। और फ्रांसिस्को के अंदर जो गवर्नर हुआ था जिसका नाम था फ्रांसिस गवर्नर डुप्ले और इसी डुप्ले ने भारत के अंदर सब्सिडी अलायंस की साइक्स संधि का प्रयोग किया दोस्तों। अब इस डुप्ले की बात करें तो डुप्ले पॉलिसी को लेकर आया लेकिन भारत के अंदर जैसे लागू नहीं पाया। लेकिन भारत के अंदर दोस्तों लॉर्ड वेलेस्ली नाम का गवर्नर जनरल आता है। तो इस लॉर्ड वेलेस्ली ने सबसे पहली बार जो है क्या किया था? साइक्स संधि की बात की। सर एग्जाम में प्रश्न कैसे आ सकता है? आपसे पूछा जाएगा ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल था जिसके द्वारा दोस्तों साइक्स संधि या सब्सिडी अलायंस की बात की थी? तो सर वो यही हुआ था जिसका नाम था लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है? और दोस्तों ये लॉर्ड वेलेस्ली है ये खुद को बंगाल का गवर्नर जनरल कहने के लिए ये बोलता है पूरे बंगाल के अंदर एक ऐसे है और मैं हूं इसलिए खुद को बोलता था। सर खुद को बंगाल का सेव बोला करता, ठीक है? तो याद रखना रोयल टाइगर या फिर खुद को शेर भी बोला करता। इसी ने 1880 में फोर्ट विलियम कॉलेज की कलकत्ता के अंदर स्थापना की। अब दोस्तों फोर्ट विलियम नाम का एक किला भी था वो भी कलकत्ता के अंदर और कॉलेज दोस्तों वो भी कलकत्ता के अंदर उसकी बात भी करता है। वेलेस्ली वेलेस्ली दो ही काम किए थे। सर एक भी भारत के अंदर सब्सिडी अलायंस लेकर आया था और दूसरा इसने फोर्ट विलियम नाम का कॉलेज बनाया था। साथ ही कॉलेज काफी तो सही कॉलेज जो है वो कलकत्ता के अंदर। इसके बाद लॉर्ड मिंटो प्रथम आए। लॉर्ड मिंटो प्रथम की बात करूं तो इसके काल में महाराणा रणजीत सिंह, महाराणा बोलिए यही आप लोग दोस्तों महाराजा के नाम से जानते हो। इन आप लोग महाराजा रणजीत सिंह के नाम से जानते हो। अब दोस्तों ये महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों ने मिलकर जो है एक संधि की थी जिसे आप लोग अमृतसर की संधि के नाम से जानते हो। कौन सी संधि की थी? अमृतसर। तो इसका प्रश्न आएगा ये अमृतसर की संधि हुई थी तो 1809 में हुई थी और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड मिंटो हुआ करते। अब सर ये अमृतसर की संधि क्या थी दोस्तों? जब हमने सिख साम्राज्य पढ़ा मैंने आपको अलग से एक क्लास में पढ़ाया दोस्तों सिखों का इतिहास है और दोस्तों जहां पे मैंने सिख धर्म भी आपको पढ़ाया और सिख साम्राज्य भी आपको पढ़ाया था और दोस्तों सिखों के सबसे महान राजा कौन थे? तो वो महाराजा रणजीत सिंह थे। तो इस महाराजा रणजीत सिंह की कहानी पढ़ाई थी तो वहां पे हमने अमृतसर की
की संधि को हमने काम किया, तो ये आपको यहाँ किया करना है, इससे वो लोड मीटर में अमृतसर की संधि कर सकते हैं यहाँ पर होती है, ठीक है।
आगे बात करेंगे अगले गवर्नर जनरल की और इसका नाम है लॉर्ड हेस्टिंग। क्या नाम है? लॉर्ड हेस्टिंग। सर ये लॉर्ड हेस्टिंग जो है 1813 यानी 1813 के अंदर गवर्नर जनरल बना और 1823 तक का टाइम पीरियड था दोस्तों। सर वो लॉर्ड हेस्टिंग का हुआ करता। इसके बाद जो है दो काम किए गए। एक तो यहाँ पे होती है समूली की संधि। दोस्तों समूली बोलते हैं ऐसे कि समूली बोलता है। समूली की संधि होती है किसके बीच होती है? तो सर ये हुई थी नेपाल के साथ। कभी दोस्तों ये संधि जो है नेपाल के साथ होती है और नेपाल के अंदर दोस्तों समूली नाम की जगह है वहां पर लॉर्ड हेस्टिंग है और नेपाल के राजा के बीच में संधि होती है जिसे बोलते हैं समूली। तो एक बार प्रश्न पूछा गया समूली नाम स्थान कहां स्थित है? तो नेपाल के अंदर और नेपाल और अंग्रेजों के बीच में संधि होती है 1816 के अंदर। दोस्तों उस समय हमारे गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग हुआ करते थे। दूसरा लॉर्ड हेस्टिंग के समय में नारियों का दमन हुआ था। साथियों आपने मूवी देखी वीर सलमान खान की बड़ी बेहतरीन मूवी है जिसके अंदर नजरीन खान की रोल करती है। ये वीर मूवी जो है इसके अंदर आपने देखा पिंडारी दिखाई गए। यहाँ पे गाना भी बड़ा तस्वीर लिखी वाले सुना ने। अब दोस्तों पिंडारी कहते हैं पिंडारी जो है ये राजस्थान वाले एरिया के अंदर हुआ करते थे जो पैसों के लिए लूटपाट करते थे। तो दोस्तों इस पिंडारियों का दमन भी किसने किया था? तो लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा यहाँ पे किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे दो काम है, एक सोली की संधि है और दूसरा पिंडारियों का दमन किया। अब दोस्तों बात करेंगे सबसे बड़े व्यक्ति के बारे में। दोस्तों 101% यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछेगा और यहाँ पे जिस शख्स का नाम है दोस्तों उसे आप लोग जानते हो लॉर्ड विलियम बेंटिक के नाम से। आप लोग छोटे हुआ करते थे ये साथियों आप जब 10th क्लास के पेपर देते थे उसके अंदर आपके प्रश्न किया था सती प्रथा पर प्रकाश डालिए। दोस्तों सती प्रथा में आपके दिमाग में दो नाम आ जाते थे, एक राजा मोहन राय का और दूसरा नाम आता था लॉर्ड विलियम बेंटिक का, क्योंकि 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के प्रयासों से सती प्रथा जो है खत्म की जाती है। अब दोस्तों उसी को समझने का काम करेंगे। दोस्तों अभी तक हम जो बात किया सबसे पहले हमने पढ़े थे बंगाल के गवर्नर। सबसे पहले हमने बात करी बंगाल के गवर्नर की। बंगाल के गवर्नर की बात करें तो इस गवर्नर को क्या कहने लगा? तो सर इसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। दोस्तों इसका प्रमोशन हो गया उसे क्या बोलेंगे? गवर्नर जनरल। अब ये बंगाल से भी प्रमोट हो जाएगा। अभी बंगाल का नहीं पूरे भारत का गवर्नर जनरल हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे चीज ना एक क्वेश्चन आता है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वो हेस्टिंग था। और एक क्वेश्न आएगा भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। यहाँ पे तीन स्टेप पढ़नी है, पहला बंगाल का गवर्नर, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल और फिर इसका प्रमोशन करके पूरे भारत का इस्तेमाल किया। साथ ही यहाँ पे हम बात करेंगे भारत के गवर्नर जनरल की और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो सर वो हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिक। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो सर वो लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब राजा राम मोहन राय, अभी राजा राम मोहन राय कौन है? तो सर ये है आधुनिक युग के आजाद कैसे आप लोग या भारतीय पुनर्जागरण के जनक। आपको बताइए भारतीय पुनर्जागरण के जनक कौन कहलाते हैं? तो सर वो यही कहलाते हैं। और राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में कौन सी प्रथा को किया था? सती प्रथा को। सती प्रथा यानी सती सिस्टम को समाप्त किया। सती प्रथा क्या हुआ करती है? राजा राम मोहन राय ने सबसे पहली बार सती प्रथा पर आवाज उठाई थी। तो सती प्रथा का मतलब ये था कि जब किसी महिला का पति मर जाता था, पति के मरने के बाद उसकी पत्नी जो हुआ करती थी उसे उसके पति की जलती हुई चिता के ऊपर जिंदा बिठा दिया जाता था और दोस्तों वो महिला जीवित होते हुए अग्नि के अंदर जला करती थी और इसी को क्या बोलते हैं? सती प्रथा हम लोग बोलने का काम करते हैं। सर राजा राम मोहन राय ने सबसे पहली बार इस चीज का विरोध क्यों किया था? क्योंकि दोस्तों राजा राम मोहन राय के एक बड़े भाई हुआ करते थे और इनके बड़े भाई की जब मृत्यु हुई तो जो पत्नी थी उसकी थी उस पत्नी ने चिता पर जलने से मना कर दिया। जब उसने चिता पर जलने से मना कर दिया दोस्तों सती मना कर दिया तब जो है दोस्तों लोगों ने या गांव के लोगों के सोसाइटी समाज था इस समाज ने उस महिला के साथ जबरदस्ती करी, लेकिन वो महिला प्रयत्न कर रही है उस आज से बचने का उन लोगों से बचने का ताकि उसे सती ना होने। और इस चीज को राजा राम मोहन राय जो आवाज उठाते हैं कि जब इसकी इच्छा नहीं है ये जीना चाहती है तो आप लोग जिंदगी दीजिए, क्यों? उसके पति के मरने के बाद इसके साथ जोर जबरदस्ती करके इस चिता पर बैठाया जाए। और दोस्तों यही से ही राजा राम मोहन राय जो प्रण लेते हैं कि अपने भाई की चिता के साथ हैं और कहते हैं कि भारत में मैं सबसे बेकार या इस कुरीति का विरोध करूंगा और इसे पूर्ण रूप से खत्म करूंगा। तो जब उन्होंने अपनी भाभी को देखा अपने भाई की विरोध अपनी को देखा तो उसी को देखकर उन्हें पता लगा सिस्टम के बारे में और इसी को देखकर दोस्तों मोटिवेट हुए और राजा राम मोहन राय ने जो कसम खाई थी चिता के ऊपर दोस्तों उसे पूरा कर दिखाया 1829 के अंदर और उन्होंने भारत के गवर्नर जनरल के साथ मिलकर 1829 में सबसे पहला काम किया सती प्रथा को समाप्त कर दिया दोस्तों। यार ना लॉर्ड विलियम बेंटिक ने शिशु बालिका की हत्या भी रोक लाई थी। इसे कैसे आप लोग ढूंढते बोलते हो कैसे? अगर तो पहले क्या था इसे पहले जो है बच्चा लड़का हुआ लड़की सबका नहीं चलता था, लेकिन दोस्तों आज की टेक्नोलॉजी आज की आप मां के पेट के नहीं पहचान सकते लड़का हुआ लड़की होगा, लेकिन दोस्तों पहले क्या था घर के अंदर लड़की का जन्म हो जाता था उसे बड़ा दुख मानता था। फिर उस बच्चे का जन्म होने के बाद उस बच्चे का गला घोट देता था। तो यहाँ पे लॉर्ड विलियम बेंटिक ने शिशु बालिका की हत्या यानी छोटे बच्चों के पैदा होने के बाद मारने का वीडियो बनाने का काम किया और ये तीन बातों के लिए हम स्टार्ट किया दोस्तों। एक बार प्रश्न लगता है ये भारत के अंदर ठगी प्रथा का मतलब है ठग लेना। ठगी प्रथा जब तो ये बंद हुई तो ये 1829 के अंदर तो तीन प्रथाओं की बात होगी। अगर आपसे लॉर्ड विलियम बेंटिक से प्रश्न पूछा जाए कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं? पहली बात आपसे पूछी जाएगी ये भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो सर इनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। पहली बात। दूसरा प्रश्न आएगा कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किसके साथ मिलकर सती प्रथा को प्रतिबंधित खत्म किया था? तो सर राजा राम मोहन राय। इस वर्ष 1829 में शिशु बालिका हत्या रोक लगाई थी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। दोस्तों भारत के अंदर जैसे प्रथा थी वैसे ठगी प्रथा थी और ठगी प्रथा को किसने किया था? तो सर विलियम बेंटिक ने समाप्त किया। लेकिन दोस्तों विलियम बेंटिक आज में सबसे बड़ा सहयोग करते हैं तो सर एक कर्नल थे जिनका नाम था सलीमन और इसी के द्वारा दोस्तों इसके ऊपर क्या कहता है प्रयास किया था करने का। ठीक है दोस्तों भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत। अब आप लोग स्टेट दोस्तों वहां पे प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत आता है अंग्रेजी शिक्षा। अंग्रेजी शिक्षा दोस्तों आप देखो तो यहाँ पे सबसे बड़ा नाम आता है लॉर्ड मैकाले का। आता है तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो सर वो लॉर्ड मैकाले ने की थी और जब लॉर्ड मैकाले जो है मैकाले की नीति लगाया दोस्तों तो उसमें भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो सर वो लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ। चारों बात मैं करना चाहती एक बार साइड समझाएंगे यहाँ की बात की एक बार साइड समझाएंगे किसी प्रकार की क्वेश्चन को डाउट यहाँ तक लॉर्ड विलियम बेंटिक का कोई दिक्कत है? तो यहाँ पे चार पॉइंट आपको इसके बारे में बहुत मान सकते हैं और लॉर्ड विलियम बेंटिक से वो कोई ना उसके बाद आपको शुरू करने दोस्तों। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे चार्ल्स मैकॉफ की। अब दोस्तों यहाँ पे चार्ल्स मैकॉफ से एक ही बात आपसे पूछी जाती है और वो क्या इसे भारतीय प्रेस का मुक्ति कहा जाता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सर भारतीय प्रेस का मुक्ति का मतलब फ्री करना करने वाला। अब दोस्तों भारत के अंदर क्या जो क्रांतिकारी थे भारत के अंदर जो बड़े लोग थे वो इन अंग्रेजों की नीतियां करती थी नीतियों का विरोध करते थे। इसलिए दोस्तों वो अंग्रेजों के खिलाफ भारत के अंदर हिंदी भाषा के अंदर या अपनी जो लोकल भाषा थी उसके अंदर लिखना शुरू करते हैं। अच्छा वो लोकल भाषा के अंदर लिखना शुरू करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सर इन लोगों ने भारतीयों के न्यूज़पेपर बैन कर दिए कि भारतीय जो कुछ भी छापेंगे उनसे कुछ कर सकेंगे और उन्हें वो आर्टिकल छापने से पहले हमें दिखाना पड़ेगा कि वो उसके अंदर क्या छाप रहे हैं। तो ऐसा याद रखिए इस व्यक्ति ने सारे भारतीयों को आजादी दे दी कि तुम जो मर्जी छापना चाह सकते हो। तुम्हें जो है क्या करना होगा आपने कोई प्रकार की प्रतिबंध नहीं करेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है राइट। तुम सीटी पर जाओ तो ये तो मैंने 3 स्टार ला लो 3 स्टार ला लो सर 3 स्टार ला लो क्योंकि बहुत बार एग्जाम में आता है। तो सर चार्ल्स मैकॉफ जो है वो क्या करते हैं सर वो भारतीय प्रेस के मुक्ति का प्रयास करते हैं। ठीक है आगे बढ़ेंगे और तो बात करेंगे एक और गवर्नर जनरल के बारे में इसका नाम आपने शायद नहीं सुना होगा लेकिन ये भाई तुम्हारे लिए क्या था? तुम्हारे लिए बहुत बड़ा व्यक्ति था। क्यों था हमारे लिए? क्योंकि दोस्तों एक तो इसने दास प्रथा दोस्तों भारत के अंदर जो गरीब लोग हुआ करते थे उन्हें दास बनाने का सिस्टम हुआ करता था जिसे आप लोग दास प्रथा बोलते हो। इसने एक तो दास तो यहाँ पे जो संडे की आपकी छुट्टी होती है उसके अंदर सबसे बड़ा योगदान जो था वो लॉर्ड एलिंगटन का था। यहाँ पे दो बातें आपको याद हैं। एक तो इसने 10 समाप्त की गई और दूसरा संडे की जो छुट्टी होती है संडे को सबको होती है तो उसका काम करने वाला व्यक्ति कौन था? लॉर्ड एलिंगटन। आवाज ओके दोस्तों बच्चे करो ओके बताओ सर सोनिया चौधरी अमित राज सीमा नीतू क्या बताएंगे आवाज की है चल अब बात करेंगे लॉर्ड एलिंगटन के बाद सर कौन आया होगा जिसने भारत के अंदर काम किया होगा बढ़िया काम किया होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो वो था लॉर्ड हार्डिंग और लॉर्ड हार्डिंग की बात करते हैं उसके बारे में एक बात आती है और वो क्या थी सर ओके बोल है हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो लॉर्ड हार्डिंग की बात करता हूं इसने क्या किया था सर नर्बली प्रथा पर दोस्तों जैसे कोई भी बड़ा त्योहार आता था तो बड़े त्योहार के ऊपर पुराने समय में पुराने लोगों की मान्यता थी वो ये थी कि नर्बली दी जाती थी और नर का तो यहाँ पे हुआ कोई इंसान से हुआ कोई इंसान से बलि दी जाती थी उस बलि को प्रतिबंधित करने वाले व्यक्ति का नाम था लॉर्ड हार्डिंग हुआ करता। बस एक पॉइंट साथ आपको याद रखना है आपसे बस नर्बली को प्रतिबंधित करने वाला नाम था ये। चलो अब भारत में रेल उठाएंगे तो भारत के अंदर जो रेल लेकर आता है वो लेकर आता है लॉर्ड डलहौजी को हम बात करेंगे इसके बारे में लॉर्ड डलहौजी के बारे में। तो जानते हो इस भारत के अंदर ट्रेन चलती है मुंबई से ठाणे के बीच वो लॉर्ड डलहौजी के समय में चलती है। पहला पॉइंट याद रखेंगे सर जो कोहिनूर हीरा था वो महारानी को किसने भेंट किया था? तो सर वो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। सर कोहिनूर हीरा जो कहां से मिला था? कोहिनूर हीरा मिला गोलकुंडा की खान से कहां से मिला? तो सर गोलकुंडा की खान से मिला। सर गोलकुंडा की खान कहां पे है? तो गोलकुंडा की खान है वो हैदराबाद के अंदर और हैदराबाद का पुराना नाम क्या था? तो सर वो गोलकुंडा हुआ। ठीक है ये याद है। दूसरा सर डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है दोस्तों। जैसे लॉर्ड कार्नवालिस जो है इसे स्थानीय है तो इसे क्या कहता है? इसे सिविल सेवा का जनक माना जाता
है। वैसे दोस्तों भारत के अंदर आपको बताया स्थानीय स्वराज का लाभ मिलता है, वैसे ही आपसे भारत में रेलवे का जनक दोस्तों भारत के अंदर रेल चलती है, उसकी शुरुआत किसने किया लोड और भारत की पहली जो ट्रेन दोस्तों 16 अप्रैल 18 यहाँ पे कहीं से 1853 16 अप्रैल 1853 में कहां से चली थी, तो ये मुंबई से ठाणे के बीच कितने किलोमीटर चलती है दोस्तों, 34 किलोमीटर चलती है, तो ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों। ट्रेन 34 किलोमीटर चलती थी, तो ट्रेन का कोई नाम रखा हुआ तो ट्रेन का की बात की लेकिन सुंदर बहुत थी, इसीलिए इस ट्रेन का नाम क्या रखा गया, तो सर इसे ब्लैक ब्यूटी कहा गया, इस ट्रेन का नाम क्या था, सर ब्लैक ब्यूटी है ना। और इस ब्लैक ब्यूटी को चलाने के लिए इंजन चाहिए, अब तो चलाने के लिए कितने इंजन लगे, तो चलाने के लिए 3 इंजन लगे, सर उनके नाम भी पूछ सकते हैं भाई, कुछ भी हो सकता है एग्जाम में, तो याद रखना पहला इंजन था सिंध, दूसरा इंजन था साहिब, तीसरा था सुल्तान, तो सर जी इसको चलाने के लिए 3 इंजन लगे, सिंध साहिब और सुल्तान, तो याद पे रखना। उसके बाद भाई इसको गर्मी बहुत लगती है क्योंकि यार ब्रिटेन से भारत के अंदर इतनी गर्मी आपको पता है मार्च के महीने में गर्मी शुरू होती है हां डॉक्टर के बाद लगा। तो यहां पे क्या हो रहा है सर, इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई, बहुत बड़ा है, पूछा जाएगा ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने शिमला को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी यानी जैसे गर्मी शुरू होती है मार्च का महीना शुरू होता है, भाई अपना सारा काम जो है वो शिमला में करता था, इसलिए भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला बनाने वाले नाम पूछा जाएगा, साथ ही वो लाड लोजी होगा क्योंकि वहां पे क्या है वहां पे बर्फ पड़ती है, बर्फ के अंदर अपना बस काम करता है। उसके बाद इसी के समय में 1853 में कलकत्ता से आगरा के बीच में तार सेवा, सॉरी तार काम क्या है यहाँ पे, तो तार काम डाक सेवा से तार ये लोग बोलते थे, तो डाक सेवा को बोलते थे। 1853 में पहली बार डाक टिकट किसने जारी की थी, तो डाक टिकट की शुरुआत करने वाले व्यक्ति का नाम भी बताइए, तो वो यही शुरुआत की थी। ये सारे काम लोड लोजी ने की। सर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, तो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उसमें एक बात क्या आएगी, बताओ भारत के अंदर रेल की शुरुआत किसने की थी, तो वो लाड लोजी ने की थी। अच्छा दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, दूसरा होगा ये ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को बनाया था, तो वो भी लाड लोजी ने। लाड लोजी का सुता था भाई, सुता था तो इसने एक नीति बनाई थी जिसे आप लोग बोलते हो व्यक्तिगत नीति, व्यक्तिगत सिद्धांत अंग्रेजी में इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट कहता है। भाई इसके अंदर क्या था सर, ये साम्राज्य को अपना था, इसीलिए तो इसे क्या बोलते हैं, तो सर इसे हड़प की नीति बोलते हैं, तो इसी को हम हड़प की नीति बोलते हैं। एग्जाम में इससे पूछेगा तो ये हड़प की नीति, विजय की नीति, व्यक्तिगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट इसने लॉन्च किया था, तो सर वो लोड लोजी के द्वारा लॉन्च किया था। तो दोस्तों जब इसने हड़प की नीति लॉन्च की थी तो इसने सबसे पहली बार जो है एक जगह थी जिसका नाम था सतारा, तो इस सतारा को जो है इसने क्या किया था अपने अंग्रेजी साम्राज्य में लाने का काम किया था। अवध पर शासन आरोप लगाकर लोजी ने अंग्रेजी साम्राज्य में लाया था और उस समय दोस्तों अवध बनवा यहाँ पे किसी उसमें अवध बनवा वाजिद अली शाह, इसका पूरा नाम दोस्तों वाजिद अली शाह हुआ करता था और इसी के समय में इन्होंने अवध को छीनने का काम किया। इसके कार्यकाल में 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट आया था दोस्तों, भारत में पहली बार डाक टिकट स्टार्ट किया, बस छोटी सी बातें याद रखें, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट। चलिए अब बात करते हैं लार्ड कैनिंग के बारे में। सर लार्ड कैनिंग जो है इस समय में क्या काम होता है दोस्तों, लार्ड कैनिंग के समय में सबसे बड़ा काम हुआ था तो क्या था, तो सर लार्ड कैनिंग के समय में 1857 की क्रांति हुई थी, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या मिला, तो ये रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है किस व्यक्ति के समय में हुआ था, तो सर वो लार्ड कैनिंग के समय में हुआ था। और दोस्तों 1857 की क्रांति अंग्रेजी वहां में था, इस क्रांति का बाद 1858 का नियम आया, साथियों 1858 के नियम के तहत जो है अब भारत के अंदर गवर्नर जनरल का पद खत्म किया जाएगा और भारत में एक नया पद लॉन्च किया जाएगा जिसे आप लोग बोलते हो वाइसराय, और ये वाइसराय जो है ब्रिटेन की महारानी के प्रति हुआ करता है। भारत का पहला वाइसराय कौन बनता है, तो सर भारत का पहला वाइसराय बनता है लार्ड कैनिंग का, आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। इसके समय में 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत हुई थी। अब जो क्रांति की शुरुआत हुई थी मेरठ उत्तर प्रदेश से, इसे क्रांति का परिणाम ये हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया और ब्रिटेन की जो महारानी थी, इस ब्रिटेन की महारानी के हाथों में क्या होता है तो बागडोर जाती है और ब्रिटेन की महारानी जो थी इसने खुद को भारत की सम्राज्ञी घोषित कर दिया, इसने खुद को घोषित कर दिया, तो इसने भारत की सम्राज्ञी खुद को घोषित कर दिया। तो याद है इसने खुद को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया। याद रखें दोस्तों ईस्ट इंडिया की स्थापना 1600 में हुई थी और दोस्तों इस कंपनी का अंत दोस्तों स्थापना तो 1600 के अंदर होती है लेकिन इस कंपनी का अंत हुआ था 1857 के अंदर। ठीक है चलिए राज्य राजनीति को समाप्त कर दिया गया और कुछ राज्य को समाप्त कर दिया गया और दोस्तों मद्रास और बॉम्बे के अंदर एक और हाईकोर्ट यहाँ पर खोली जाती है। दोस्तों भारत में सबसे पहले हाईकोर्ट खोली गई थी वो 1770 के अंदर खोली गई थी और आप जानते हैं 1770 के अंदर हाईकोर्ट बनी थी, ये कलकत्ता के अंदर थी। उसके बाद दोस्तों एक बॉम्बे के अंदर और दूसरी मद्रास के अंदर भी दो हाईकोर्ट की स्थापना एक हमारी होती है और वो 1861 के अंदर इसके में लार्ड कैनिंग। उसके बाद दोस्तों भारत के अंदर अगले जो है भाई साहब अंग्रेजी का नाम लार्ड मेयो। दोस्तों लार्ड मेयो का नाम इसलिए आता है क्योंकि सर अंग्रेजों के समय में जो पहली जनगणना होती है तो सेंसस सेंसस जो है वो लेडीज मात्रा का इसका मतलब होता है काउंटिंग ऑफ पीपल या लोगों की गणना करना। यहाँ पर लोगों को काउंट किया जाता है, जनगणना होता है लोग गणना लोगों को गिनना यानी गिनती करना। दोस्तों भारत की पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के समय में 1872 में हुआ। दोस्तों ये मेयो का नाम इसलिए आता है क्योंकि पहला ऐसा वाइसराय था जिसे अफगानी ने बुलेट में चाकू दिया था, यार ना इसे मेयो कहते हैं, लोग उसने अफगानी ने दी जैसे एक चाकू से मारा था। इसके बाद दोस्तों अगला व्यक्ति आया उसका नाम था लॉर्ड लिटन था भाई। तो इसके बाद अगला भारत का वाइसराय ना वो लॉर्ड लिटन था। लॉर्ड लिटन ने ऐसा काम किया हुआ दोस्तों इसके समय में आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम, कौन सा था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम आया था और इसके अंदर क्या था कि समाचार पत्रों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया भाई। जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया तो यहाँ पर इन लोगों ने भारतीयों सिर्फ जो भारतीय थे भारतीयों के द्वारा न्यूज़पेपर निकाली जाती थी, इन न्यूज़पेपर के अंदर अंग्रेजी साम्राज्य की पूरी पोल खोली जाती थी। अच्छा पूरी पोल इस अंग्रेजी साम्राज्य की खोली जाती थी तो इन लोगों ने कहा कि अब भारतीय जो है वो हमसे बिना परमिशन के कोई भी न्यूज़पेपर नहीं छापेंगे। अगर वो न्यूज़पेपर में आर्टिकल छापते हैं तो आर्टिकल को पहले जो है आपको ब्रिटिश साम्राज्य को या उसे जो है वाइसराय को दिखाना होगा और उसके अंदर किसी प्रकार से हमारे अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ बात ना की हो। दोस्तों ये था वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और दोस्तों ये बार प्रश्न आता है एक तो आता है ये प्रेस काम मुक्ति से आता है तो वो आता है चार्ल्स मैकको। एक आता है ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने पूर्ण रूप से जो है हमारे जितने भी प्रेस थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया, तो वो लार्ड मेयो था। दोस्तों ये कौन सा अधिनियम था, तो 1878 के अंदर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिखा था जिसके तहत इसने प्रतिबंध लगाने का काम किया। दूसरा दोस्तों इसने भारतीयों को आपको पता होगा आज के समय में लोगों के पास क्या होते हैं हर किसी के पास लाइसेंस लेकर आप लोग जो है नाली है पिस्टल वगैरह जो कि लोगों के पास। दोस्तों ये एक ऐसा एक्ट लिखा था जिसका नाम आर्म्स एक्ट और उस आर्म्स एक्ट के तहत कोई भी भारतीय जो है वो किसी प्रकार का कोई भी कट्टा है कोई नाली है कोई राइफल है वो नहीं लग सकता था। तो ये भी आपको जानना है इसने दो एक्ट दो अधिनियम पास करवाए थे, एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था और दूसरा आर्म्स एक्ट था जिसके तहत ना तो आप किसी प्रकार का न्यूज़पेपर में अंग्रेजों के खिलाफ छाप सकते हो आर्टिकल, दूसरा ना आप लोग अंग्रेजों की बिना परमिशन के दोस्तों कोई भी हथियार रख सकते हो। ये काम भी लॉर्ड लिटन के द्वारा यहाँ पे किए जाते हैं। ठीक है इसके बाद बात करेंगे हमारे अगले वाइसराय की जो लार्ड रिपन कहलाते हैं। दोस्तों लार्ड लिटन और रिपन अभी नाम मिलते हैं लेकिन कौन है रिपन कौन है, अगर इनको आप 2 से 3 बार से पढ़ोगे बाद में इनके प्रीवियस लॉग हमारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। हर चीज जो मैं स्टार मारते जा रहा हूं उसका मतलब एग्जाम में पूछ जाती है या दोस्तों आगे बहुत जल्द पूछने की संभावना है। अब दोस्तों लार्ड रिपन की मैं बात करता हूं यहाँ पे दिखाई 1882 लार्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को खत्म कर दिया। अब यहाँ से दो क्वेश्चन एग्जाम में एक भी नहीं वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम एक्ट कौन लेकर आया था, तो लार्ड रिपन लाया लेकिन इसका किसने किया, तो लार्ड रिपन ने किया। दोस्तों लार्ड रिपन जो है इसने भारत के अंदर स्थानीय शासन की शुरुआत की थी। सही स्थानीय शासन क्या होता है, तो ये होता है लोकल गवर्नेंस। लोकल गवर्नेंस की हम बात करें तो तुम इसे आम भाषा में पंचायती राज बोलते हो, जो पंचायती राज आपके गांव के अंदर सरपंच होता है पंच होते हैं आपके गांव के अंदर या आपकी लोक समिति होती है या जिला परिषद होता है। दोस्तों वो जो चीज थी उसी के अंदर हम बात करते हैं लोकल गवर्नेंस की। यहाँ पे जो स्थानीय शासन की शुरुआत लॉर्ड रिपन ने की थी। दूसरा 1881 में नियमित जनगणना, नियमित तो रेगुलर सेंसस आप सभी जानते हो जनगणना होती है तो 10 साल में एक बार होती है और इसकी जो शुरुआत है वो 1881 में लार्ड रिपन ने करी थी और अब तक हमारी 2011 तक की जनगणना पड़ती है 2021 में कोरोना वायरस के चलते हमारी जनगणना ऐसी नहीं हुई थी। 1881 में पहला कारखाना नियमित द्वारा अप्लाई किया। दोस्तों सबसे ज्यादा एग्जाम क्वेश्चन है इल्बर्ट बिल किसने पेश किया भाई। आज सीटी का पेपर देंगे तो सीटी में क्वेश्चन बहुत बात है। आप सीटी के जो पिछला एग्जाम हमारा हुआ उसको उठाया इल्बर्ट बिल किस वाइसराय के समय में पेश किया गया, तो आंसर करेंगे लार्ड रिपन के समय में पेश किया गया। कब 1881 की घटना है 1881 में लिया जाता है। लार्ड रिपन ने 3 नाम काम किए। ठीक है उसके बाद अगला व्यक्ति आता है नाम लार्ड डफरिन की बात करूं तो इसके समय में 28 दिसंबर 1881 को राष्ट्रीय कांग्रेस इसे आप लोग आईएनसी के नाम से जानते हो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। आप ये जानते हो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना बॉम्बे में हुई और बॉम्बे में इसकी स्थापना करने का जाता है एओ ह्यूम को, इसको जाता है तो बॉम्बे में इसकी स्थापना एओ ह्यूम ने की थी। एलन ऑफ ह्यूम में तो आप बोलेंगे दोस्तों इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, सबसे पहले ये कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो इनका नाम था डब्ल्यू सी बनर्जी। तो जो मेज चंद्र बनर्जी ने कहा जाता है डब्ल्यू सी बनर्जी है तो वो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है तो ये बेसिक बात लॉर्ड रिपन के बारे में क्या करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कांग्रेस की स्थापना हुई उसमें भारत के वाइसराय कौन थे, तो वो लॉर्ड रिपन हुआ। इसके बाद भाई सबसे बदनाम आज तक भारत में जितने भी वाइसराय आए उसमें से सबसे बदनाम जो व्यक्ति था वो कौन था, लार्ड रिपन। यानी सबसे अभी वाइसराय सबसे बदनाम सबसे ये वाइसराय कौन कहलाता है, तो वो लार्ड रिपन कहलाता है। क्यों कहलाता है, पहले साथियों मैंने स्वतंत्रता संग्राम का दुआ आपको बताया था तो वहां पे मैंने आपको बात बताई थी इस व्यक्ति ने 1905 में क्या किया था, बंगाल का विभाजन किया था। तो बंगाल का विभाजन किया, बंगाल के इसने 2 टुकड़े किए थे। एक टुकड़ा कहलाता है तो वो था पूर्वी बंगाल, ईस्ट बंगाल जिसे बोलेंगे
अब ऐसा दूसरा टुकड़ा था, इसका नाम था पश्चिमी बंगाल, वेस्ट बंगाल बोलते हैं। पश्चिमी बंगाल आज भी भारत का हिस्सा है, लेकिन बच्चों ये पूर्वी बंगाल जो है ना, ये आज आपका बांग्लादेश बन चुका है, लेकिन पहले ये पाकिस्तान का हिस्सा था बच्चों। 1971 के अंदर बच्चों ये बांग्लादेश बना था और 1971 के अंदर दोस्तों बांग्लादेश आजादी मिली थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये बंगाल का विभाजन किसमें हुआ था, तो वो लॉर्ड कर्जन किसमें हुआ था, किसमें बच्चों लॉर्ड कर्जन किसमें हुआ था। चलिए अब बात करेंगे इसके बाद अगला एक और हमारा वाइसराय का नाम था लॉर्ड मिंटो सेकंड, इसके बारे में बात करेंगे। इसके समय में क्या काम वैसा कि 1906 में इसी के समय में मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है। सर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। जैसे मुस्लिम लीग काफी थी तो ढाका के अंदर थी और ढाका में इसकी एस्टेब्लिशमेंट दो लोगों ने की थी, एक का नाम था सलीमुल्लाह खान और दूसरे का नाम था आगा खान। और सलीमुल्लाह खान और आगा खान दोनों ने मिलकर ही यहाँ पर इसकी मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए अलग से ग्रुप बनाने की इधर बनाने का काम किया। 1907 के अंदर कांग्रेस का सूरत डिवीजन हुआ था, तो सूरत डिवीजन जो था इसकी रक्षा कर रहे थे राष्ट्रीय आयोग से, इसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ, एक दल का गंदल दूसरा का नंदल। तो गंदल के मैंने आपको तीन नेता भी बताए थे, एक का नाम था लाल, दूसरे का नाम था बाल, तीसरा था पाल। इन्हें तीन मूर्ति भी आप लोग कहते हो, लाला लाजपत राय की बात हो रही है, बाल गंगाधर तिलक की बात हो रही है और बिपिन चंद्र पाल की बात हो रही है। तो ये बात आपको दो तीन के बारे में याद नहीं होगी जो एग्जाम में बार-बार पूछी जाती है, ठीक है। इसके बाद आएगा लॉर्ड हार्डिंग सेक्रेटरी। अगर आपको याद आ रहा हो दोस्तों, यहाँ पे हमने बात करी थी इसके ऊपर बम फेंका गया था। हाँ, बम कांड वाली बात तो उसी लॉर्ड हार्डिंग सेक्रेटरी की बात हुई है। इसके समय में एक तो ब्रिटेन के महाराज जिनका नाम था जॉर्ज पंचम, अब तो ये जॉर्ज पंचम जो 1911 के अंदर भारत आए थे, अब तो जब भारत आए तो ये आए थे गेटवे ऑफ इंडिया पर, अब तो गेटवे ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो सर ये सबसे पहली बार गेटवे ऑफ इंडिया पहुंचे थे। सर ये अकेला भारत आया बिल्कुल नहीं, इसकी पत्नी भी साथ भारत आई थी और इसकी पत्नी का नाम था क्वीन मेरी। इसकी पत्नी जिसका नाम क्वीन मेरी, ये गेटवे ऑफ इंडिया पहुंचे। अब तो गेटवे ऑफ इंडिया जैसे आप लोग बॉम्बे के नाम जानते हो, जब ये गेटवे ऑफ इंडिया पे पहुंचते हैं तो स्वागत किया जाता है रविंद्रनाथ टैगोर का। रविंद्रनाथ टैगोर ने तो यहाँ पर राष्ट्रगान गाने का काम किया। दूसरा तो इसने यहाँ पर दो घोषणाएं की थी, एक तो इसने बंगाल के विभाजन को रद्द करने की घोषणा की और दूसरा तो इसने भारत की राजधानी कलकत्ता से शिफ्ट करके दिल्ली बनाने की घोषणा की। और 1 अप्रैल 1912 को भारत की राजधानी दोस्तों कलकत्ता की बजाय जाती है तो दिल्ली बनती है। दोस्तों इसी लॉर्ड हार्डिंग सेक्रेटरी के ऊपर बम फेंका गया था। जब ये दिल्ली के समान समारोह में जाए थे तो राष्ट्रपति बोस ने तो बम दिया और घोषणा के ऊपर फेंकने का काम किया। दोस्तों इसी के चलते यहाँ पर हरियाणा का एक बहुत ही महान व्यक्ति हुआ करता जिसका नाम था बालमुकुंद गुप्ता, दोस्तों जिसने शीशम बुक लिखे थे, इसको फांसी देने का काम किया गया। दोस्तों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से लेकर 1918 तक चला था, जिसका कारण था ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार फर्डिनेंड के होना। दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग सेक्रेटरी के समय में ही पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। क्या काम हुए, एक तो ब्रिटेन के महाराज जॉर्ज पंचम भारत, दूसरा तो बंगाल विभाजन कर दिया, तीसरा भारत की राजधानी दिल्ली बना दी, चौथा हार्डिंग पर बम फेंका गया, पांचवा बालमुकुंद को फांसी दी। अच्छा कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत किस समय हुई, एक बार साथ सकते हैं यहाँ तक बात है। फ्रेंड्स यहाँ तक किसी प्रकार की समस्या को डाउट है दोस्तों आपको है पूछे। लॉर्ड हार्डिंग सेक्रेटरी 1916 तक रहे दोस्तों। इसके बाद आते हैं मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड, दो अलग नाम है मोंटेग्यू लगा चेम्सफोर्ड लगा, लेकिन समझेंगे कि क्या है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड। दोस्तों 1916 में पुणे में पहली बार इन्होंने महिला विश्वविद्यालय वुमेन यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। याद रखिए पूना महाराष्ट्र में यहीं पे ही इन्होंने दोस्तों महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो इसके लिए इन्होंने एक आयोग बनाया जिसका नाम था सेडलर आयोग। सेडलर आयोग किससे संबंधित था, महिलाओं को एजुकेशन देने से संबंधित हुआ करता। दूसरा 1919 के बच्चों इनके समय में काला कानून आया था। तो काला कानून क्या कहता है, तो इसे हम रोलेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर, तो इसे आप लोग रोलेट बोलते हो, काला कानून बोलते हो। अच्छा काला कानून क्या था, तो मैंने आपको पढ़ा है और ये ना पीले ना दलील वाला कानून था, ना पीले ना दलील और ना वकील, ठीक है। इसे काला कानून कहता है। और इन्हीं के समय दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को कौन सा कांड हुआ था, तो सर जलियांवाला बाग का कांड हुआ था। तो ये पंजाब के अमृतसर में हुआ था, तो सर अमृतसर में हुआ। तो ये आपको लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बारे में दोस्तों याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम से ठीक है। इसके बाद बात करें अगले लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग की बात करूं तो 5 फरवरी 1922 को जो हमारा चौथा कांड हुआ था, उस चौथा कांड लॉर्ड रीडिंग के समय में हुआ था, जिसके अंदर दोस्तों भगवान हीराराम नाम का व्यक्ति काफिले का नेतृत्व कर रहा था। जब यहां पर पुलिस वालों ने रोका तो उन्होंने 22 पुलिस कर्मचारियों को पकड़ कर दोस्तों पुलिस ने बदल दिया और इसी पुलिस ने आग लगा दी। इसी को महात्मा गांधी ने बारदोली नाम से खड़े होकर दोस्तों बारदोली गुजरात में है और इस ऐसे आंदोलन को किया दोस्तों 5 फरवरी को इनके समय में काम हुआ। दूसरा तो 1923 में मोतीलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू के हुआ करते थे, दूसरा सी आर दास जिन्हें रंजन दास आप बोलते हो, इन दोनों ने मिलकर कांग्रेस को छोड़ दिया। दोस्तों इन्होंने खुद की पार्टी बनाई इलाहाबाद के अंदर। दोस्तों इस पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी के संस्थापक दो लोग थे, एक का नाम मोतीलाल नेहरू और दूसरे का सी आर दास था। दोस्तों 1921 में इन्हीं के समय में क्या हुआ था, सर जी मोपला जो दोस्तों सीधा दर्शन आता है मोपला जो कहां पे हुआ, तो मोपला जो है वो केरल के अंदर था, आपको सब केरल के अंदर था। तो ये सारे काम लॉर्ड रीडिंग के समय में होते थे, ये आपको यहां पर पढ़ने होंगे, इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखना। अब बात करते हैं महात्मा गांधी के पास आए समझौता करने के लिए व्यक्ति जिनका नाम था लॉर्ड इरविन। ये लॉर्ड इरविन ने भारत में क्या काम किया उसको सुनेंगे। सर एक तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बात आया था, उस समय भारत के गवर्नर भारत के वाइसराय कौन थे, लॉर्ड इरविन थे। साइमन कमीशन से बुलाया हुआ बोलते इसके 7 बचे थे, तो 7 के 7 जो है वो हुआ करते, इसीलिए इसका विरोध किया गया। इसका विरोध लाला लाजपत राय ने किया था। लाला लाजपत राय जिन्हें पंजाब का शेर बोलते हो, पंजाब केसरी बोलते हो, तो पंजाब केसरी ने यहां पे नारा दिया तो नारा कौन सा था, तो वो था मारो सॉरी साइमन गोबैक। साइमन गोबैक का नारा किसने दिया था, सर वो पंजाब केसरी ने दिया था। पंजाब केसरी कौन है, सर वो लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय की किताब भी एग्जाम में पूछी जाएगी, एक है अनहैप्पी इंडिया नाखुश भारत, ये किताब भी उन्होंने लिखी, ठीक है। 1938 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज लचका गया, वो भी किसमें हुआ था, दोस्तों 26 जनवरी 1930 इसे आप लोग बोलते हो पूर्ण स्वाधीनता दिवस है, तो वो भी यहां पे किसमें हुआ। दोस्तों 1931 में महात्मा गांधी और इरविन के बीच में ये समझौता हुआ था। दोस्तों इस समझौते को आपको बताऊं कि महात्मा गांधी ने जो मांगे थी वो सारी मांग भी हम लोग करते हैं, तो आपको यहां पे रखनी होगी, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे और बात करेंगे लॉर्ड वेलिंगटन की 1931 से लेकर 1936 तक दोस्तों शासन करने वाले लॉर्ड वेलिंगटन। और दोस्तों इनके समय में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हुई, ये इंपॉर्टेंट है। इनके समय में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हुई थी, ये याद रखेंगे। दूसरा दलितों को अलग से प्रतिनिधि देने का काम किया। इसके समय में दोस्तों पूना पैक्ट, पूना समझौता बोलते हो, पूना पैक्ट बोलते हो एक बात है, और ये भी किसमें हुआ, वही महात्मा गांधी और बिहार में 1934 में इनके समय अर्थक्वेक अर्थक्वेक भूकंप, ठीक है। तो ये आपको सारी याद रखना होगा इनके बारे में। चलो उसके बाद लॉर्ड लिली को 1936 से 1940 तक थे। दोस्तों इसके समय में पहली बार चुनाव कराए गए और कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांतों के अंदर दोस्तों सरकार बनाई थी। दोस्तों मैंने आपको 11 के 11 प्रांत बताए थे, अगर आपको याद आए मैंने 1937 के प्रांतीय विधानसभा के चुनाव कराए, कौन से बताए थे, 1937 के प्रांतीय विधानसभा के चुनाव कैसे आपको कराए गए थे, उसमें से सबसे कांग्रेस मिली। दूसरा विश्व युद्ध किसके समय में हुआ, 1940 को जो अलग प्रस्ताव आया था दोस्तों, वो भी किसके समय आया था, सर लॉर्ड लिली को किसमें आया। दोस्तों 1942 का क्रिप्स मिशन, ठीक, तो 1942 में क्रिप्स मिशन की वजह से शुरू किया था। अगर प्रस्ताव क्रिप्स मिशन दोस्तों यहाँ पे एक दूसरा विश्व युद्ध और एक चुनाव, चारों काम लॉर्ड लिली को एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है वो प्रस्ताव बनता है, तो ये आपको याद रखना होगा। चलिए इसके बाद लॉर्ड वेल। लॉर्ड वेल जो है दोस्तों इसके समय में एक तो वाला सिला था, दूसरा कैबिनेट मिशन। जैसा कि कैबिनेट मिशन था इसके अंदर 3 सदस्य थे, 3 सदस्यों में सबसे पहला था शेफर्ड क्लिप्स, दूसरा पैट्रिक लॉरेंस और तीसरा एवी एलेक्जेंडर। दोस्तों कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर ही किसका गठन किया गया, तो संविधान सभा का गठन किया गया, ठीक है। तो संविधान सभा का गठन किसी समय किया जाता है, आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में। दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन की बात करूं, याद रखेंगे लॉर्ड माउंटबेटन जो है ये 1947 से 48 थे। लॉर्ड माउंटबेटन जो है ये स्वतंत्र भारत का अंतिम वाइसराय, बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था। दोस्तों एक बात पूछी जाती है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो वाले, तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक, ठीक। उसके बाद भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तो वो कौन थे, तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम वाइसराय, भारत के प्रथम वाइसराय तो वो भी थे लॉर्ड कैनिंग। और दोस्तों अगर भारत के अंतिम वाइसराय थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे और बाद में इन्हीं को ही क्या बनाया गया, सर माउंटबेटन योजना के बाद पाकिस्तान का विभाजन करके सर इन्हें ही भारत का पहला गवर्नर जनरल बना दिया। सर एक पॉइंट लेंगे स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी, क्या नाम था, उसका नाम था सी राजगोपालाचारी, जिन्हें 1954 के अंदर तो भारत दिया गया। तो ये बेसिक बातें आपको इनके गवर्नर जनरल वाइसराय के बारे में करनी है, जिनको मैंने हाईलाइट किया, इनको बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ना होगा। आज की क्लास में हमने गवर्नर जनरल वाइसराय को कवर किया, ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में वो एक बजे में हम साउथ इंडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए आज की क्लास में इतना ही, मुझे लगता है आपको ये होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अभी आपकी मैं क्लास हो गई, सारी वीडियो